अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ आपके होस्ट हाजिर है जनाब। एक अंधेरे कुएं में एक मेंढक रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक कछुए से हो गई जो समंदर से आया था। मेंढक ने बड़े फख्र से कछुए से कहा, देखो मेरी दुनिया कितनी बड़ी है। मैं बाहर निकलकर कुएं के मुंडेर के साथ साथ फुदकता फिरता हूँ और वापस आकर ईंटों के दरमियान बनी हुई जगह पर आराम करता हूँ। फिर नरम नरम कीचड़ में चहलकदमी भी करता हूँ। कोई केकड़ा या दूसरा मेंढक मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। कछुआ मेंढक की गप्पों पर पहले तो खूब हंसा, फिर उसे बताया कि बेटा, समंदर तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। कदीम वक्तों में बहुत सारे सैलाब आते रहे, मगर समंदर के पानी में इजाफा ना हुआ। उसके बाद कई साल तक खुश्क साली रही और बारिश ही ना हुई, मगर समंदर का पानी कम ना हुआ और समंदर में इतनी किस्म के जानवर पाए जाते हैं कि तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये सुनकर मेंढक शर्मिंदा सा हो गया और अपना सर खुजाने लगा। देखा, इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। खैर जनाब, हम देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज मेरी धरती मेरी दुनिया, बजे वायलिन के तार और बिखरे सुर। मेहमान रहमत से जहमत कब बनते हैं, और ट्रक आर्ट इलाकाई सकाफत का अक्कास। कभी कभी ख्याल आता है ना कि पहले जमाने में जब बिजली नहीं थी तब लोग कैसे गुजारा करते थे। भाई, बिजली के बगैर जिंदगी का तस्वर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुहाल लगता है। लेकिन पहले जमाने में तो क्या, आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजली के बगैर ही सरवाइव कर रहे हैं। बिजली 1 घंटे के लिए जाए या 24 घंटे के लिए गायब रहे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कभी बिजली पर डिपेंड किया ही नहीं है। तो भाई, कौन लोग हैं और बिजली के बगैर कैसे गुजारा कर लेते हैं? भाई, ये गुर हमें भी बता दें। बिजली के बगैर काम करने का ये राज जानते हैं इस रिपोर्ट से। मुल्क भर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है, मगर हाफिजाबाद के रिहायशी 80 साला मोहम्मद अनवर का कहना है कि इसे बिजली की कोई जरूरत ही नहीं। मोहम्मद अनवर 2 बच्चों का बाप अरसा 30 साल से सर्दियों का अहम तरीन तोहफा स्पेशल चादर तैयार करता है। मैंने कोई 30 साल हो गए ने कम कर देने हैं जी। 2 मेरे बच्चे ने हैं जी। 3 चादर मैं बनाना दिहाड़ी दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बत्ती की कोई जरूरत नहीं। मेरियां लत्तां बाहां दा हत्थां दा काम है। मोहम्मद अनवर जिस मशीन पर चादर तैयार करता है उसे गड्डी कहा जाता है, और मोहम्मद अनवर बिजली से नहीं बल्कि अपने हाथ और पाँव से इस मशीन को चलाता है। इसके हाथों की तैयार करदा चादरें मरी, जेहलम, सवात, एबटाबाद समेत बहुत से और इलाकों में भी जाती हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों को ये चादर बतौर तोहफा पेश की जाती है। आम लोग इसका इस्तेमाल सर्दी से बचाव के लिए करते हैं। मोहम्मद अनवर दिन भर में 3 चादरें तैयार कर लेता है, जिसकी मजदूरी उसे सिर्फ 180 रुपए दी जाती है। अल्लाह ताला जी इस पाकिस्तान दी आवाम नू कारोबार दे ते अल्लाह इस हुक्मरान जड़े ने इन्हां नू हदायत दे कि ये कोई बत्ती दा इंतजाम कर। बहुत घर जड़े ने इस काम तो मुतासर हो चुके ने, बड़े औखे ने, परेशान ने। मोहम्मद अनवर जैसा दस्तकार जो मेहनत और लगन से चादरें बनाकर सर्दियों के कपकपाते दिनों और ठिठुरती रातों में लोगों को सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन महंगाई और कम उजरत की वजह से अपने घरेलू अखराजात भी पूरे करने से कासिर है। वायलिन और बांसुरी मौसीकी के 2 ऐसे साज हैं जिन्हें जो भी सुनता है उनके सुरों पर सर धुनने लगता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों दुनिया भर में वायलिन डे मनाया गया और उस दिन मौसीकी के मतवाले वायलिन की धुनों पर झूमते रहे। और जब वायलिन सुनने वालों का ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा जो वायलिन बजाते हैं। वायलिन बजाना भी इतना ही मसरूर कुन एहसास है जितना कि वायलिन सुनना। और आज हमारे साथ है एक वायलिनिस्ट। देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
اگر ہمیں ذرا سا بھی کوئی لمحہ ایسا مل جائے جس میں ہم اس اینومی کی سچویشن کو جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت پریویل کر رہی ہے، جس میں سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں اپنی پرسنل زندگیوں کے معاملے میں، اور ایک جنرل ڈس ایلوژنمنٹ جو ہے معاشرے میں پریویل کر رہی ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو فار دی ٹائم بینگ آپ کو ایک ایسی ریلیف دیتی ہے کہ آپ یو ٹینڈ ٹو فرگیٹ دی میزریز اینڈ ایگنیز جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. جیسے کھو جاتے ہیں وائلن نواز غلام علی لاہوتی انٹرنیشنل وائلن ڈے کے موقع پر، اور گاتے ہیں ایک پیار کا نغمہ. وائلن خاص طور پہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں وہ ایک کشش موجود ہے کہ وہ فار دی ٹائم بینگ آپ کے ٹیوملٹ آف دی سول کو ٹچ کرتا ہے. اور میں بہت مشکور ہوں غلام علی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی کنٹریبیوشن ہے، اتنی کم ایج میں انہوں نے اتنا زیادہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کیا وائلن کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں ایسے لوگوں کو ہی آگے لانا چاہیے اتنی ینگ ایج میں. اگر انہی سے انسپریشن لے کے اگر اور لوگ بھی آتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنا وائلن کا اسکول بھی بنایا ہے اور مختلف جگہوں پہ یہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں. جب ان کی انگلیاں اور وہ کھیلتے ہیں وائلن کے 4 سٹرنگز سے، تو ہم کو ہمیں سے چرا لیتے ہیں. وائلن ایک ایسا میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی اسپرچویلٹی سے ہے. اس کی سٹرنگز شاید مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ کے ساتھ ایک یونیسون ہے، ایک پرفیکٹ سنکرونائزیشن ہے. وائلن سے غلام علی لاہوتی کا پیار 15 برس سے ہے، اور پیار دیوانہ ہوتا ہے. انہیں اپنے وطن کے ہر خطے سے پیار ہے. یہ تو بیسک گانا موسیقی یہ روح کی غذا ہے، اور اس قسم کے اوکیزنز گاہے بغیر ہونے چاہیے، اور اس سے بہت ساری ٹینشن سٹریس دور ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو غلام علی صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ ان کو سراہا جانا چاہیے. وہ نیشنل کالج آف آرٹس میں میوزیکالوجی کے شاید واحد گریجویٹ ہیں جنہوں نے وائلن پر تھیسز مکمل کیا. گورنمنٹ کالج میں نے گریجویشن کی، اور دوران گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں نے گولڈ میڈل جیتا آل پاکستان میوزک کانفرنس میں ایز اے رابین. اس کے بعد میں نے 4 ایئر گریجویشن جو کہ میوزیکالوجی میں کی نیشنل کالج آف آرٹ سے، اور وائلن پہ تھیسس کیا. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں پہلا وائلنسٹ ہوں جس نے وائلن پہ تھیسس کیا. اس سے پہلے میں گورنمنٹ کالج کی تاریخ میں بھی پہلے رول آف آنر جسے ملا ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ملا ہے. اور اپنے فن کی بدولت موسیقی کی صنف میں کئی ایوارڈز کے حقدار ٹھہرے. ان کے ساتھ رومانٹسزم کے سفر میں طبلے پر سنگت کی استاد شریف نے، اور چھو لیا محفل میں موجود سب کے دل کے تاروں کو. اب ہمیں جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پہ. ابھی واپس آتے ہیں، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس. جناب، ہمارے ٹرک کیا ہوتے ہیں؟ اقوال زری کا چلتا پھرتا اشتہار ہوتے ہیں. ماں کی دعا، جنت کی ہوا، پاس کر یا برداشت کر، نصیب اپنا اپنا، تو لنگ جا ساڈی خیر. ان اقوال زری کے علاوہ پاکستان کا ٹرک آرٹ دنیا بھر میں مشہور ہے. آپ کو پتا ہے ٹرک کو سجانے کی روایت کہاں سے چلی ہے؟ بھئی برطانیہ سے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ برطانیہ میں تو ایسے ٹرک نہیں ہوتے، تو پھر؟ تو جناب، بات یہ ہے کہ جب برِ صغیر میں برطانیہ کی حکومت تھی تب اس آرٹ کا آغاز ہوا. وہ ایسے کہ کاریگر انتہائی سجی ہوئی بگیاں تیار کیا کرتے تھے
1920 کے عشرے میں ایک بس کمپنی نے اپنے اعلیٰ کاریگر استاد الہی بخش اور ان کے کاریگروں کے گروپ سے درخواست کی تھی کہ وہ مسافروں کو اپنی بس میں سفر کی ترغیب دینے کے لیے انہیں آراستہ کریں۔ اس طرح سے ٹرک آرٹ بسوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا؟ کسی ٹرک پر بنائی گئی تصاویر اور سجاوٹ کو دیکھ کر اور محاورے یا شعر کو پڑھ کر آرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرک کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ ٹرک آرٹ کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔ انسان خوبصورتی کے لیے اپنا ہر شوق پورا کرتا ہے، اور اگر بے جان چیزوں کی آرائش کی جائے تو ان میں خوبصورتی کے ساتھ نکھار بھی آ جاتا ہے، اور دیکھنے والی نظریں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسا ہی کچھ ملک بھر میں مال برداری کے لیے استعمال ہونے والے مہنگے ترین ٹرکوں کو سجانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ ٹرکوں پر تصاویر بنائی جاتی ہیں، شوک رنگ ریفلیکٹر چسپاں کیے جاتے ہیں۔ ٹرکوں کی سجاوٹ کے لیے خاص قسم کا پیپر استعمال کیا جاتا ہے جو رات کے اندھیرے میں روشنی پڑنے پر چمکدار ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام رنگ اور بھی نکھر کر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ شوق سے بنواتے ہیں، اس کے اوپر لاگت اگر جتنا خرچہ کرو اتنے کم ہے، اس کے اوپر تقریباً جتنا 10 لاکھ بھی خرچ کرتے ہیں، 20 لاکھ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر جتنا خرچہ کرو اتنا کم ہے۔ مالکان اپنے شوق کے لیے دوسرے ٹرک مالکان سے مقابلے میں ٹرک کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں، اور ایک ٹرک کی بہترین سجاوٹ پر 20 لاکھ روپے تک خرچ کرتے ہیں۔ نہایت محنت سے پینٹر ڈیزائن اور تصاویر بنا کر اپنی فنی صلاحیتوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ زیادہ تر اگر جاپنیز میں دیکھا جائے، جاپنیز جو ریفلیکٹر شیٹنگ سب کچھ جو لگتا ہے وہ یہاں 2 لاکھ سوا 2 لاکھ تک آ جاتا ہے۔ حیدرآباد اور ڈیرہ غازی خان ٹرکوں کو خوبصورتی سے سجانے کے لیے مشہور ہیں، جہاں ٹرک دلہن کی طرح سجا کر سڑکوں پر لائے جاتے ہیں، اور مقابلے میں سجائے جانے والے ٹرکوں کی سجاوٹ دیکھ کر انسانی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ جناب اب وقت تو ہو گیا ہے ایک بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سن لیتے ہیں دھرتی کے علاقوں کی مختصر سی نیوز۔ کردو بلتستان ڈوین میں قائم سوشل ایکشن پروگرام کے تحت چلنے والے اسکولوں کے سینکڑوں اساتذہ کا مستقل ملازمت اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے حمید گڑھ چوک سکردو میں صبح سے دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں پہلی بار خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اساتذہ نے ہسپتال روڈ، دیو سائی روڈ اور کچہری روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 16 سالوں سے ہم دیگر سرکاری اسکولوں کے اساتذہ سے کہیں زیادہ بہتر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مگر اعلانات اور وعدے کے باوجود نہ ہمیں مستقل کیا جا رہا ہے اور نہ ہی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس دور میں بھی ایس اے پی اسکولوں کے اساتذہ کو صرف 400 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے، جس کی پوری دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ حکومت کی طرف سے بھٹا مالکان پر سیلز ٹیکس کے نفاذ کے خلاف بھٹا مالکان نے ظفروال بائی پاس سے گرلز کالج تک احتجاجی ریلی نکالی، جس میں بھٹا آنرز ایسوسی ایشن کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بھٹا مالکان نے سیلز ٹیکس کے نفاذ پر شدید نعرے بازی بھی کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بھٹا آنرز ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر میاں رفاقت علی نے کہا کہ اگر حکومت نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو 1 جولائی سے ضلع بھر کے بھٹے بند کر دیے جائیں گے۔ گزشتہ رات سندھ بلوچستان کے سردی علاقے سم شیخ کے قریب گڈو سے بلوچستان کے کئی اضلاع کو بجلی سپلائی کرنے والی ہائی ٹرانسمیشن لائن کی تاریں گرنے کی وجہ سے بلوچستان کے علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار دیگر علاقوں میں 18 گھنٹوں سے بجلی بند اور کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ دفاتر میں حاضری کم رہی، بینکوں کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں، برف 50 روپے فی کلو فروخت ہونے کے باوجود کم پڑ گئی۔ بچے، بوڑھے اور نوجوان گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے نہروں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ سورج آگ اگلنے لگا اور درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ شیخو پورہ میں محکمہ صحت کے ویکسینیٹرز نے پیٹرول کے لیے فنڈز اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ڈی سی او کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ادویات کے لیے دیے جانے والے بکس جلا دیے۔ انہوں نے کہا کہ کئی روز تک بلز رکھنے کے بعد خود ساختہ اعتراضات لگانے کے بعد ان کے بل واپس بھجوا دیے جاتے ہیں، جس سے ملازمین کو خواری اٹھانا پڑتی ہے۔ محکمہ صحت کے افسران اور اہلکاروں کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے دیا جانے والا پیٹرول بھی بند کر دیا گیا ہے۔
हासिलपुर स्टेडियम में अरसा 5-6 साल से खेलों की सरगर्मियां खत्म और करप्शन का खेल अरूज पर है। ऑफिस को ताले लगे हुए हैं, मेन गेट टूट चुका है, स्टेडियम के अंदर और बाहर गाय भैंसों का राज है, जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, सीढ़ियां टूट फूट का शिकार हो चुकी, ट्यूबवेल की मोटरें और ट्रांसफर तक गायब हो चुके हैं। शहर भर का गंदा पानी स्टेडियम की दीवार के साथ तालाब की सूरत में खड़ा है। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। पंजाबी में एक मुहावरा है, सर्दियां नू साड़ांगे नित कड़ाई चाड़ांगे, यानी कि जो लोग किसी की खुशी से सड़ते हैं, जलते हैं, उन्हें और जलाएंगे और मजीद खुश होकर दिखाएंगे। तो जनाब, जब कोई खुश हो तो उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए, ना कि उसकी खुशी को देखकर जल भुन जाए। वैसे एक बात बताऊं, जलने कुड़ने में अपना ही नुकसान होता है, इंसान अपना ही खून जलाता है, तो क्यों ना हमेशा खुश रहा जाए और दूसरों को भी खुश रखा जाए। भाई इसीलिए तो हम भी आपको खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं, और अभी भी हमने एक ऐसा ही कुछ एहतमाम किया है इस वीडियो के जरिए, तो देखते हैं। कहते हैं कि मेहमान खुदा की रहमत होते हैं। पहले तो मेहमान सिर्फ और सिर्फ रहमत ही होते थे, लेकिन अब उन्हें जहमत बनते और भी ज्यादा देर नहीं लगती। और रहमत से जहमत बनने का सफर कितनी देर में तय होता है, ये तो वही बता सकते हैं जिनके घर ऐसे मेहमान आते हैं। मेहमान जहमत कब बनते हैं, सुनते हैं जो आप कहते हैं। हज़रत अली का कौल है कि जो घर में आए और अगर आपके दिल को अच्छा लगे, आप बात करनी पसंद करेंगे, वो उठ के ना जाए, वो खालिस लोग होते हैं, तो वो मेहमान जहमत कभी नहीं बनते। और अगर कोई अच्छा इंसान चला जाए तो इंसान उसके वापसी के इंतज़ार में रहता है, वो तो खालिस बंदे होते हैं। लेकिन जो आजकल है बनावट की दुनिया, यहाँ तो वाकई अज़ाब ही है मेहमान, क्योंकि ये हासिल लोग हैं, या ये कोई क्रिटिसाइज़ करेंगे या यहाँ से उठ के जाके दूसरी जगह पे बुराइयाँ करेंगे, तो ऐसे तो भाई से रहमत नहीं, जहमत है, रहमत नहीं हो सकती। रहमत सिर्फ वही लोग होते हैं जो खालिस लोग होते हैं। चंद मिनट या चंद घंटे तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मैं इस टाइम पे इनके पास एज ए मेहमान आई हूँ, लेकिन मैं एग्जीबिशन देखने आई हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे से इनके साथ हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ये मुझसे तंग पड़ गई हैं या चाह रही हैं कि ये मैं साइड पे हो जाऊँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ऐसे लोगों से मिल के। मैं खुद ये ख्वाहिश करूँगी कि मैं कभी ये भी मेरे पास आएँ, इस तरह मेहमान बन के आएँ, लेकिन मैं कभी इनको ये फील नहीं होने दूँगी कि ये मेहमान है। मुझे लगेगा कि ये मेहमान से ज़्यादा मेरी अपनी है, फैमिली के लोग हैं। मेहमान वैसे तो रहमत होता है, लेकिन जहमत उस वक्त बनता है जबकि वो जाए ना, और आता तो वो रहमत बन के है, लेकिन अगर वो ज़्यादा स्टे करता है और जाता नहीं है तो फिर वो जहमत है। फिर वो मेहमान तो मेहमान है, जैसा भी हो। मेहमान बादशाह बनकर आता है और फ़कीर बनकर रहता है और गवाह बनकर जाता है। मेहमान ये इसलिए जहमत बनता है कि एक इंसान जो 4-5 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा है, वो अपने बच्चों की रोटी पूरे करेगा या मेहमानों को संभालेगा। डेफिनेटली जब उसकी इनकम जो है उसके नहीं ऐसी इतनी रीज़नेबल नहीं होगी कि वो अपने मेहमानों को हैंडल कर सके, डेफिनेटली फिर मेहमान जो है वो जहमत ही बनेंगे। और फिर इस तरह है कि आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि वो जो है कि जब किसी घर में कोई मेहमान जाते हैं, पूरी की फैमिली ले जाते हैं। ये नहीं उनको पता कि उनकी इकनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या वो उनको ट्रीट कर भी सकते हैं कि नहीं, उनको एंटरटेन कर भी सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं देखी जाती। आजकल तो रहमत ये जैसे महंगाई जा रही है, आपको पता ही है क्या हालात जा रहे हैं। तो पहले तो रहमत ही कहते थे बड़े कि मेहमान आए तो रहमत होती है, लेकिन आजकल की जो महंगाई है इसमें तो रहमत बन गए हुए हैं। जैसे हमें माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऐसे ही ससुर सास ससुर का भी हक है। मेहमान जैसे ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रहमत तो रहमत होती है, वो जितनी देर भी रहे बर्दाश्त है। रहमत क्या चीज़ हुई कि वो रहमत होगी? वो तो अगले को सोचना चाहिए ना। चीज़ तो ये है ना कि खुद तो नहीं कहा जाता कि भाई आप ऐसा कर लें, वो बर्दाश्त भी करना पड़ता है। कभी भी नहीं, अल्लाह की रहमत है। ये आज के दौर में रहमत हो गया आपके यहाँ। आप देखिए कि बल्कि पता चल जाए कि वो मेहमान आ रहा है तो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, क्या आएंगे, कितने दिन ठहरेंगे, क्या करेंगे। जबकि पहले
प्लान किया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पढ़ता था तो हम 2-3 माह पहले छुट्टियों से, स्कूल की छुट्टियां होती थी 2 माह की 3 माह की, तो हमें रिलेटिव्स ख़त लिखा करते थे कि इस बार हमारे यहाँ आके ठहरें। तो 2 माह 3 माह ठहरते थे, जब आते थे तो वो रो रहे होते थे हमारे लिए। तो कभी भी जहमत नहीं होता, मेहमान कभी भी जहमत नहीं होता। नहीं, वो तो रहमत ही होता है, नहीं जहमत नहीं बनता। हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे। जहमत बनेंगे जब महंगाई इस कदर है तो हर बंदा जान छोड़ने की कोशिश करेगा कि अब ये मेहमान जो है ये अपने घरों को चले जाए ज़्यादा बेहतर है। जहमत तो वो बनता ही नहीं, रहमत ही होता है। और ये है कि मेहमान आ जाए तो अच्छी कंपनी मिल जाती है, हम लोग मिल लेते हैं आपस में, तो ये है कि एक वो भी रहता है, इंटरेक्शन भी होता है, तो रहमत ही होते हैं, जहमत कभी नहीं बनते। वो तो रहमत ही है, जहमत नहीं होता है, अल्लाह भेजता है, जो उसके नसीब में पानी चाहे रोटी जो मिल जाए। मेहमान वैसे तो रहमत ही होते हैं, और बेशक जितने मर्जी इंसान के हालात बुरे हों लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से वो माशी लिहाज से पूरा कर लेते हैं। तो रहमत उस वक्त होता है जब इंसान के पास कोई पैसा ना उसको अच्छी तरह एंटरटेन ना कर सके। ये तो वक्त के साथ साथ जैसे हम सब जानते हैं कि मेहमान वाकई अल्लाह ताला की रहमत होता है, और हमारे माजी में अगर आप देखें ख़ास करके देहातों में तो इसको अल्लाह ताला की रहमत ही अभी भी समझा जाता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आई है, हमारे मुआशी मसाइल जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो उसके साथ साथ हम अगर ये दिल से चाहें भी कि हम मेहमान को ज़्यादा अरसे के लिए अपने पास रखें, लेकिन हमारे हालात, हमारी मुआशी मजबूरियाँ जो हैं वो हमें इजाज़त नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने वसाइल में रहते हुए मेहमान को जो है वो रहमत ही समझना चाहिए। वो तो कदरें बहुत ज़माना पहले बदल गई हैं, अब तो ये शायरी में और कहानियों में चीज़ें अच्छी लगती हैं, आम ज़िंदगी में तो अफोर्ड ही नहीं होता। तो अब जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है सारी कदरें तब्दील हो गई हैं, अब तो बस मेहमान आ जाए तो आज ही चला जाए तो अच्छा लगता है, ज़्यादा लंबा ठहरने वाला मेहमान तो अब अच्छा नहीं लगता। बस कुछ बातों से उसे फील करा देते हैं कि अभी अब तुम्हारा जाना ही बनता है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि अभी किस तरह के हालात हैं, किस तरह सब सारा सिलसिला चल रहा है। अब 1 महीना एक या 2 महीना का स्टे करने के लिए वो ठहर जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। जनाब, अब हमें फिर से एक ब्रेक लेनी है, आप कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे विद अस। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जनाब, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी छोटे से काम से आगाज करते हैं लेकिन बाद में वो काम इतना बड़ा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। कराची में भी एक शख्स ने ऐसा ही किया। उसने एक फ्री डिस्पेंसरी बनाई थी, छोटी सी, लेकिन देखते ही देखते वो बहुत बड़ा अस्पताल बन गई और पता भी नहीं चला। और पता है क्या, इस फ्री अस्पताल में एक ऑपरेशन थिएटर भी है जो नॉर्थ कराची के पूरे इलाके में वाहिद ऑपरेशन थिएटर है ना अमेजिंग। ये छोटी सी डिस्पेंसरी अस्पताल में कैसे तब्दील हुई, ये देखते हैं इस रिपोर्ट से। इंसानियत की खिदमत इबादत है, ऐसी खिदमत जिसके जरिए इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाया जाता हो, एक अजीम कारनामा है। ये कारनामा मुस्लिम खतरी एसोसिएशन गुज़िश्ता 25 साल से अंजाम दे रही है। कराची की पसमानदा बस्ती न्यू कराची में कायम मुस्लिम खतरी चैरिटेबल अस्पताल में सिर्फ 15 रुपए की पर्ची पर मरीजों का इलाज किया जाता है। पर्ची बनवाइए, पहले पर्ची के इनको अलग 15 रुपए दिए थे, उसके बाद ये इन्होंने चेकअप वगैरह करके कोई इंजेक्शन वगैरह लिखे हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। यहाँ से तो कुछ रिलीज मिल जाता है लेकिन वहाँ से नहीं मिलता, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे वो 100-200 रुपये अपनी फीस लेगा, उसके बाद फिर बाहर की दवाइयाँ लिखेगा। मुस्लिम खतरी चैरिटेबल अस्पताल में सेहत की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ओपीडी 24 घंटे है जहां 1000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीज होते हैं। ओपीडी के अलावा कंसल्टेंट भी मौजूद होते हैं जिनके दिन मुकर्रर हैं। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड भी है। मज़कूरा इलाका चूँकि इंडस्ट्रियल है इसलिए हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं। अगर यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की सहूलत है हमारे पास, सिवाय आईसीयू नहीं है इसमें। वही कंसल्टेंट जो आप किसी और हॉस्पिटल में को दिखाएंगे तो 500 से 800 रुपये फीस होती है, हमारे पास वो 70 रुपये में वो देखते हैं। ठीक है, ओपीडी की जो हमारे चार्जेस हैं 15 रुपये, और एमरजेंसी में अगर पेशेंट आता है तो 50 रुपीज़। तो मेरे ख्याल में तो 4 से 5% का फ़र्क पड़ता है आम हॉस्पिटल और इसमें। अस्पताल में लेबॉर्ट्री और दीगर सहूलियात के साथ साथ
नौमौलूद बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट भी मौजूद है। ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है इस इलाके के लिए कि इतने कम पैसे में और इस तरह की सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अगर इसको कंपेयर किया जाए प्राइवेट सेक्टर में तो ऑलमोस्ट 5 गुना पर डे या टोटल बिल जो है ऑलमोस्ट 5 गुना होता है। इसके मेरा ख्याल है 8 साल या 10 साल हो गए तकरीबन बने हुए, एंड वी हैव गॉट अबाउट 9 इंक्यूबेटर्स। चैरिटेबल अस्पताल के इंतजाम और इंसराम चलाने के लिए एसोसिएशन 2 साल के लिए चंद अफराद को मुंतखब करती है जो तिब्बी सहूलियात की निगरानी पर मामूर होते हैं। 2 साल में एक दफ़ा इलेक्शन होता है, उसमें हमारी जो बिरादरी की जनरल बॉडी है वो लोगों को सिलेक्ट करती है कि आप लोग 15 लोगों को सिलेक्ट करती है कि आप ये इंतजाम 2 साल के लिए चलाएंगे। जब न्यू कराची आबाद हुई उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने यहाँ एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी कायम की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह आज बढ़ते बढ़ते एक मुकम्मल हॉस्पिटल की सूरत में है, और इस मुकम्मल हॉस्पिटल की बुनियाद 1985 में रखी गई और इसका हमें ये भी एजाज़ हासिल है कि न्यू कराची का पहला ऑपरेशन थिएटर इसी हॉस्पिटल में कायम है। अगर 1400 अफराद का टर्न आउट हम देखें उस हिसाब से ये जगह बहुत छोटी है। हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमती सतह पे हमें कोई ऐसा प्लाट दिया जाए जिसमें हम अपना हॉस्पिटल कायम करें। मुस्लिम खत्री चैरिटेबल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर भी है जहां 2 जनरल सर्जन हर किस्म के ऑपरेशन करते हैं। सरकारी सतह पर सेहत की सहूलियात की अदम फरामी और प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज की मौजूदगी में न्यू कराची जैसे पसमानदा इलाके में मुस्लिम खत्री चैरिटेबल हॉस्पिटल उम्मीद की एक किरण और मसीहाई का मज़हर है। मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज़, कराची। तेरे इश्क में जो भी डूब गया से मुल्क गिर शोहरत हासिल करने वाले फनकार अलन फकीर लोक गायकी में खास मकाम रखते थे। अल्लाह हू कहते हुए मस्त हो जाने वाले अलन फकीर 1932 में सिंध के जिला जामशोरों में पैदा हुए। उनका ताल्लुक मंगरासी कबीले से था। अलन फकीर के वालिद ढोल बजाया करते थे और लोक गीत गाया करते थे। अलन फकीर ने बचपन ही में गायकी का आगाज कर दिया था। वो पुरसोज और पुरदर्द आवाज में जब कोई गीत गाते तो उनके वालिद को अच्छा ना लगता। वो चाहते थे कि अलन भी उनकी तरह सिर्फ ऐसे गीत गाएं जिनमें दुख दर्द का जरा भी अंसर ना हो, लेकिन अलन ने अपने तरीके से गाना जारी रखा। अलन फकीर की गायकी का एक अलग ही अंदाज है जो उन्हें दीगर लोक फनकारों से मुनफरिद करता है। अलन फकीर ने अपनी जिंदगी में लातादाद अवार्ड्स और एजाजात हासिल किए, जिनमें सबसे बड़ा एजाज सिद्धार्थी अवार्ड उन्हें 1980 में दिया गया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी को वैसे तो कई फनकारों ने खूबसूरत आवाज में सजाया है, लेकिन अलन फकीर की आवाज में शाह लतीफ की वाई को ज्यादा पसंद किया जाता है। अलन फकीर ने ज्यादातर सिंधी जबान में गाया, लेकिन उनके चंद एक गीत उर्दू जबान में भी हैं। गुलूकार मोहम्मद अली शहकी के साथ उनका गीत अल्लाह अल्लाह कर भैया बेहद मकबूल हुआ। लोगों के दिलों में हमेशा के लिए घर करने वाले लोक फनकार 4 जुलाई सन 2000 में हमसे जुदा हो गए। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना फीडबैक देते रहिएगा। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे बहुत सारी नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।